नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है काम। काम। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ कहानियों और रोजमर्रा के उदाहरणों से भरे हैं। हाँ, और ये हमें काम करने के अलग अलग तरीकों और उनके मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल का मकसद यही है कि हम समझें कि काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। इसके कई और भी रूप हैं। हाँ, और हम अक्सर काम को सिर्फ नौकरी या व्यापार से ही जोड़कर देखते हैं। सही बात है। लेकिन आज हम आर्थिक और गैर आर्थिक, मतलब पैसे वाले और बिना पैसे वाले काम दोनों के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए स्वामी विवेकानंद का एक विचार मुझे लगता है बिल्कुल सही बैठता है। उन्होंने कहा था, जब आप कोई काम कर रहे हों उससे बाहर कुछ ना सोचें, उसे पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। क्या बात है। चलिए इसी भावना के साथ काम की इस दुनिया में उतरते हैं। बेहतरीन शुरुआत है। तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारे स्रोत में अनु और कबीर, दो बच्चों की ये कहानी है। वे पार्क में खेल रहे हैं और अपनी पड़ोसन गीता मौसी को देखते हैं। अच्छा। गीता मौसी भारतीय वायुसेना में पायलट हैं और वो अपनी यूनिफॉर्म में टैक्सी से उतरकर घर लौट रही हैं। और ये एक बहुत एक पावरफुल इमेज है। एक महिला पायलट अपनी यूनिफॉर्म में, ये कहानी की शुरुआत के लिए बहुत सटीक है। हाँ, गीता मौसी का काम एक पेशा है, एक प्रोफेशन। यूनिफॉर्म, एक तय समय और उसके बदले मिलने वाला वेतन, ये काम का वो रूप है जिसे हम सबसे आसानी से पहचानते हैं। बिल्कुल। और बात सिर्फ गीता मौसी तक ही सीमित नहीं है। कहानी हमें अनु और कबीर के परिवारों से भी मिलवाती है, और वहां तो किरदारों की पूरी फौज है जो अलग अलग कामों में लगी है। जैसे कबीर के दादाजी, जो सीमा सुरक्षा बल BSF से रिटायर हुए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये दोनों काम एक जैसे हैं? एक में वो ज्ञान बांट रहे हैं, दूसरे में वो जमीन से कुछ उगा रहे हैं। सही बात है। फिर अनु के माता पिता हैं। हाँ। वे एक दुकान चलाते हैं जहाँ वे कपड़े बेचते हैं। ये तो हो गया व्यापार का एक क्लासिक उदाहरण। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक और परत है। अनु की माँ दुकान के काम के साथ साथ एक स्वयंसेवी समूह से भी जुड़ी है। अच्छा, वो क्या करती है वहाँ? वे दूसरी महिलाओं को मुफ्त में बुनाई सिखाती हैं। अरे वाह। और फिर आता है आज की पीढ़ी का प्रतिनिधि, अनु का बड़ा भाई रोहन। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक आधुनिक पेशा। लेकिन कहानी में जरूर कोई ट्विस्ट होगा। अपनी नौकरी से अलग युवाओं को स्वेच्छा से कंप्यूटर की बेसिक स्किल सिखाता है। तो एक ही मोहल्ले में हमें एक पायलट, एक रिटायर्ड फौजी, जो अब शिक्षक और माली दोनों हैं, दुकानदार, एक स्वयंसेवी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वॉलंटियर भी है। काम की इतनी सारी किस्में। हम सबने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं। सवाल यह है कि इन सभी कामों को समझने का कोई ढांचा है, इन्हें किस नजरिए से देखा जाए? बिल्कुल। और स्रोत इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत साफ वर्गीकरण देता है। अच्छा। वो इन सभी गतिविधियों को दो मुख्य हिस्सों में बांटता है: आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और गैर आर्थिक गतिविधियां, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब इससे ये साफ हो जाता है कि कोई काम आखिर किया क्यों जा रहा है, पैसे के लिए या किसी और वजह से। ठीक है, तो पहले आर्थिक गतिविधियों को पकड़ते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका संबंध पैसे से होगा। हाँ, आर्थिक गतिविधियां वे सभी काम हैं जिनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है। इनका एक मौद्रिक मूल्य होता है, एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसे आप रुपयों में माप सकते हैं। बिल्कुल। शोध में कई उदाहरण है, जैसे कोई व्यापारी स्कूल बैग बेच रहा है या कोई किसान बाजार में अपनी फसल बेच रहा है। एक वकील जब केस लड़ने के लिए फीस लेता है, या एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर। ये सभी आर्थिक गतिविधियां हैं। तो अगर हम अनु और कबीर की कहानी पर वापस जाएं, तो गीता मौसी का पायलट होना आर्थिक गतिविधि है। अनु के माता पिता का दुकान चलाना, वो भी। और रोहन का सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करना, ये सब आर्थिक गतिविधियां हुई। एकदम सही पकड़ा। क्योंकि इन सब के बदले उन्हें या तो वेतन मिल रहा है या फिर दुकान से मुनाफा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, गैर आर्थिक गतिविधियां। ये वो काम है जो पैसे कमाने के लिए नहीं किए जाते। इनके पीछे की प्रेरणा कुछ और होती है, जैसे स्नेह, सेवा, देशभक्ति, कृतज्ञता, या सिर्फ आत्मसंतुष्टि। जैसे घर पर माँ का परिवार के लिए खाना बनाना। हाँ। या बच्चों को उनके स्कूल के काम में मदद करना। इन कामों की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल। और कहानी के किरदारों को देखें तो कबीर के दादाजी का बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना एक गैर आर्थिक गतिविधि है। सही। इसी तरह अनु की माँ का महिलाओं को स्वेच्छा से बुनाई सिखाना, या रोहन का वीकेंड पर कंप्यूटर सिखाना भी इसी श्रेणी में आता है।
यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। समाज अक्सर आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा महत्व देता है। हाँ, क्योंकि उन्हें हम देश की जीडीपी में गिन सकते हैं, आंकड़ों में देख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो गैर आर्थिक गतिविधियां हैं, क्या ये कम महत्वपूर्ण है? ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में मूल्य किसे मानते हैं। ये जो गैर आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे घर पर बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की सेवा करना या समुदाय के लिए स्वेच्छा से काम करना, ये असल में समाज की नींव है। समाज की नींव। हाँ, ये वो अदृश्य गोंद है जो समाज को जोड़े रखती है। इनके बिना आर्थिक ढांचा चल ही नहीं सकता। सोचिए, अगर कोई घर पर बच्चों की देखभाल न करे तो माता पिता अपनी नौकरी पर कैसे जाएंगे? सही बात है। मतलब ये कि एक का वजूद दूसरे पर टिका है। बिल्कुल। और रोहन का उदाहरण तो कमाल का है। वो एक ही समय में दोनों दुनिया का हिस्सा है। हाँ, हफ्ते के 5 दिन वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है और वीकेंड पर समाज की नींव मजबूत कर रहा है। यही तो जीवन का संतुलन है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ये दोनों तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। हम सब कभी ग्राहक होते हैं, कभी कर्मचारी, और कभी बेटा, दोस्त या एक जिम्मेदार नागरिक। बिल्कुल। ठीक है, तो आर्थिक और गैर आर्थिक का फर्क तो साफ हो गया। अब आर्थिक गतिविधियों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरूर। क्योंकि पैसा कमाना भी तो एक जैसा नहीं होता। गीता मौसी को वेतन मिलता है, अनु के माता पिता को मुनाफा। सही है। स्रोत में काव्या नाम की एक लड़की की कहानी है जो इस फर्क को और अच्छे से समझाती है। हाँ, काव्या की कहानी हमें भुगतान के अलग अलग तरीकों से मिलवाती है। वो अपने गांव जा रही है और रास्ते में एक हाईवे का निर्माण कार्य देखती है। कहानी बताती है कि उसके चाचा उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक तकनीशियन है और बुलडोजर चलाते हैं। उन्हें अपनी सेवाओं के बदले हर महीने एक निश्चित रकम मिलती है, जिसे हम वेतन या सैलरी कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये तो सीधा साधा है। लेकिन फिर कहानी में काव्या की चाची का जिक्र है। हाँ, वो पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं, जिसके लिए उन्हें वेतन मिलता है, लेकिन साथ ही वो शाम को ऑनलाइन ट्यूशन भी लेती हैं। अच्छा, और उसके लिए वो छात्रों से साप्ताहिक या मासिक शुल्क लेती हैं। तो ये वेतन से अलग कैसे है? वेतन आमतौर पर एक कर्मचारी को एक नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर से एक तय समय के लिए मिलता है। शुल्क या फीस अक्सर किसी खास सेवा या विशेषज्ञता के लिए ली जाती है। जैसे डॉक्टर, वकील। या काव्या की चाची जो ट्यूशन दे रही हैं, वे अपनी प्रोफेशनल सर्विस के लिए फीस लेती हैं। और फिर एक तीसरा तरीका आता है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। कौन सा? आम के बगीचे में साहिल नाम का एक मजदूर है जो ट्रैक्टर चलाता है। उसे अपने काम के लिए रोज कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे मजदूरी कहते हैं। हाँ, लेकिन उसे भुगतान का एक हिस्सा आमों के रूप में भी मिलता है। हाँ, इसे कहते हैं वस्तु के रूप में भुगतान, पेमेंट इन काइंड। ये तो एक बहुत पुरानी व्यवस्था लगती है भी, लेकिन आज भी भारत के कई ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में मौजूद है। एक मिनट, लेकिन क्या ये तरीका आज के जमाने में प्रैक्टिकल है? मतलब आम लेकर आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस तो नहीं भर सकते? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। शहरी अर्थव्यवस्था में यह अव्यावहारिक लगता है, लेकिन ग्रामीण और कृषि आधारित समाजों में, हाँ, जहां मुद्रा का प्रवाह कम होता है, यह आज भी काम करता है। यह आपसी जरूरत और भरोसे पर आधारित एक व्यवस्था है। अच्छा। हो सकता है साहिल को उन आमों की जरूरत अपने घर के लिए हो, या वो उन्हें स्थानीय बाजार में बेचकर अतिरिक्त पैसे कमा सकता हो। ये हमें याद दिलाता है कि आर्थिक लेन देन हमेशा सिर्फ नोट और सिक्कों में नहीं होता। ये तो बात हुई कि काम के बदले क्या मिलता है, पर मुझे एक और चीज ने बहुत आकर्षित किया, और वो है मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन का विचार। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। स्रोत में राजेश नाम के एक बढ़ई का उदाहरण है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि कैसे एक कारीगर एक साधारण सी चीज लेता है और उसकी कीमत कई गुना बढ़ा देता है। ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। चलिए राजेश की कहानी को देखते हैं। हाँ, ठीक है। वो बाजार से 600 रुपए की लकड़ी खरीदता है। ये उसका कच्चा माल है। फिर वो अपने औजार, अपना हुनर, अपनी मेहनत और अपना समय लगाकर उस बेजान लकड़ी को एक सुंदर और उपयोगी कुर्सी में बदल देता है। और अंत में वो उस तैयार कुर्सी को बाजार में 1000 रुपए में बेचता है। तो लकड़ी थी 600 रुपए की और कुर्सी बिकी 1000 रुपए में। ये जो अतिरिक्त 400 रुपए हैं, 1000 माइनस 600, यही मूल्य संवर्धन है। है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही है वैल्यू एडिशन। ये राजेश के कौशल, समय और प्रयास का मौद्रिक मूल्य है। उसने लकड़ी के रूप को बदलकर उसके मूल्य को बढ़ा दिया। तो मूल्य संवर्धन का मतलब है किसी चीज को ज्यादा उपयोगी, ज्यादा कीमती या ज्यादा आकर्षक बना देना। बिल्कुल। ये तो सिर्फ बढ़ईगिरी में नहीं,
हर जगह होता होगा। हर जगह। किसान जब बीज से फसल उगाता है या एक शेफ जब सब्जियों से लजीज खाना बनाता है, वाह। हर व्यवसाय का आधार ही मूल्य संवर्धन है। हम्म। एक सॉफ्टवेयर कंपनी कोड की लाइनों से एक उपयोगी ऐप बनाकर मूल्य संवर्धन करती है। एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान देकर उनके भविष्य में मूल्य संवर्धन करता है। बिल्कुल, ये आर्थिक गतिविधियों का दिल है। राजेश ने लकड़ी में मूल्य जोड़ा, जो हम देख सकते हैं और रुपयों में गिन सकते हैं। लेकिन अब उन कामों पर वापस आते हैं जिनका मूल्य दिखता नहीं पर महसूस होता है। गैर आर्थिक गतिविधियां। हाँ, क्या वे कम महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल नहीं। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है। इन गतिविधियों का मूल्य सामाजिक और भावनात्मक होता है और ये किसी भी आर्थिक मूल्य से कम नहीं है। स्रोत में सेवा का एक बहुत सुंदर उदाहरण है गुरुद्वारे में चलने वाला लंगर। हाँ, लंगर में हजारों लोग रोज बिना किसी भेदभाव के मुफ्त में भोजन करते हैं। और जो लोग वहाँ सेवा करते हैं, सब्जी काटने से लेकर बर्तन धोने तक, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। नहीं, उन्हें पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वो शायद पैसे से कहीं ज्यादा है। आत्मसंतुष्टि, मन की शांति और सेवा की भावना। ये समाज में निस्वार्थ भाव से योगदान करने का एक शक्तिशाली तरीका है। और ये सामुदायिक भावना को भी मजबूत करता है। सेवा के अलावा स्रोत सामुदायिक सहभागिता यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के महत्व को भी समझाता है। हाँ, इसके लिए 2 बड़े राष्ट्रीय अभियानों का उदाहरण दिया गया है। पहला है स्वच्छ भारत अभियान। बिल्कुल, यह अभियान सिर्फ सरकारी प्रयास नहीं है, इसकी सफलता नागरिकों के सामूहिक प्रयासों पर टिकी है। सही। जब लोग मिलकर अपनी गलियां, पार्क और सार्वजनिक स्थान साफ करते हैं, तो ये एक गैर आर्थिक गतिविधि है। इसका कोई सीधा मौद्रिक लाभ नहीं है, लेकिन इसका परिणाम एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मूल्य है। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण वन महोत्सव का है, जहां लोग मिलकर पेड़ लगाते हैं। ये दोनों ही उदाहरण दिखाते हैं कि जब लोग एक साझा लक्ष्य के लिए एक साथ आते हैं, तो वे समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, बिना किसी पैसे के लेन देन के। और ये गतिविधियां हमें एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराती हैं। कि समाज सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो जैसे राजेश बढ़ई लकड़ी में मूल्य संवर्धन कर रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि कबीर के दादाजी जो मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों के जीवन में एक तरह का सामाजिक मूल्य संवर्धन कर रहे हैं? क्या बेहतरीन तरीके से आपने इन दोनों विचारों को जोड़ा है। बिल्कुल। राजेश भौतिक मूल्य जोड़ रहा है और दादाजी सामाजिक और बौद्धिक मूल्य जोड़ रहे हैं। एक समाज को चलाने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। एक हमें सुविधाएं देता है, दूसरा हमें संस्कार और ज्ञान देता है। एक देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, दूसरा देश के चरित्र का निर्माण करता है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है, काम का मतलब सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक विशाल कैनवास है जिसमें आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों तरह के रंग हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक बढ़ई लकड़ी में मूल्य जोड़ता है और कैसे सामुदायिक सेवा समाज में मूल्य जोड़ती है। और ये भी कि हर तरह के काम का अपना एक महत्व है, चाहे उसका भुगतान पैसे में हो या संतुष्टि में। हमारा जीवन इन दोनों के संतुलन से ही पूरा होता है। आर्थिक काम हमें आजीविका देता है और गैर आर्थिक काम हमारे जीवन को अर्थ देता है। जाते जाते एक विचार सबके लिए छूट जाते हैं। भारत त्योहारों का देश है। दिवाली हो या ईद, क्रिसमस हो या कोई और त्योहार, लोग मिलकर घरों और मोहल्लों की सजावट करते हैं, मिलकर तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक सवाल पूछता है, क्या ये गैर आर्थिक गतिविधियां हैं? और अगर हैं, तो सबके विचार से इनमें कौन से जीवन मूल्य समाहित हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर।